प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेस विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से प्रारंभ कर दी गई है। आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता ये हमारे इकाई 1 है। कक्षा 8 के अंदर जो भी नया सिलेबस प्रारंभ हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स लागू कर दी गई है। इसमें भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता ये फर्स्ट इकाई है, जिसका हम पहला जो अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। और भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये चीज देखेंगे संविधान क्या है, कि किसी भी देश की संविधान की जरूरत, यानी किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। कहने का तात्पर्य किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्या कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता हो रही है। पहले भी शासन व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन संविधान की आवश्यकता क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र की अगर शासन व्यवस्था चलाना है, किसी भी देश को चलाना है, तो उसके लिए संविधान का होना आवश्यक है। संविधान मतलब नियम। संविधान मतलब क्या होता है? नियम, मतलब अनुशासन। और जब तक व्यक्ति या देश अगर वो नियमों से नहीं चलेंगे, अनुशासन में नहीं चलेंगे, तो वो राष्ट्र कतई प्रगति नहीं कर सकता। और प्रगति करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अनुशासन, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कई देश के से उदाहरण ले सकते हैं। पहले ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलित नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे वहां पे मानव का जो विकास होता गया, तो इसकी आवश्यकता पड़ी, उसे नियमों की आवश्यकता पड़ी, अनुशासन की आवश्यकता पड़ी। एक जगह वो रहने लगा तो धीरे धीरे उसे एक संविधान की भी आवश्यकता पड़ने लगी। तो इस तरीके से संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ। अब कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां, जैसे हम नेपाल का उदाहरण लेते हैं, कि वहां प्रारंभिक समय के अंदर वहां पे ऐसी व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो थी, लेकिन वहां के लोगों को धीरे धीरे आवश्यकता होने लगी कि वहां पे भी एक ऐसी व्यवस्था हो, लोकतंत्र। ऐसी व्यवस्था हो, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए उन्होंने इस व्यवस्था का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया, उन्मूलन करना प्रारंभ कर दिया, इसकी खिलाफत करना प्रारंभ कर दिया। अब ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अगर लागू करनी है तो उसके लिए कुछ खास नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से एक नए संविधान का निर्माण होगा। और जब संविधान का निर्माण किया जाएगा, तो जब वहां एक संविधान स्थापित किया जा रहा है, नियम स्थापित किए जा रहे हैं, तो वहां क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा। संपूर्ण व्यवस्था उस संविधान के अनुसार हो जाएगी। जो भी नियम कानून कायदे हैं वो सब कुछ चेंजेस हो जाएंगे, सब में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहां धीरे धीरे क्या किया जाने लगा? लोकतंत्र की स्थापना की जाने लगी। पहले वहां पे राजतंत्रात्मक थी और धीरे धीरे वहां पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कायम की जाने लगी, क्योंकि वहां के लोगों को यह महसूस होने लगा कि अब वहां पे किसकी जरूरत है? लोकतंत्र की आवश्यकता है। और 1990 तक वहां पे, कब तक? 1990 तक नेपाल के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कब तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी? 1990 तक वहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन वहां 2006 के अंदर, कब? 2006 के अंदर इस व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया और एक नई व्यवस्था लागू करने के लिए वहां पे निरंतर संघर्ष होने लगे। इसकी खिलाफत तो शुरू से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे 1906 के अंदर वहां पे एक नई सरकार का गठन होता है। वहां जो जनता के द्वारा, नई सरकार किस तरीके से? जनता के द्वारा वो निर्वाचित होती है, जनता उस सरकार का गठन करती है। इस तरीके से वहां पे एक सरकार गठित की जाती है, जो कि किसके अनुसार चलती हो? संविधान सम्मत, संविधान के अनुसार चलती। एक नए संविधान के माध्यम से, नए नियमों के आधार पे वो सरकार अपना कार्य करती है। और 2015 में तो वहां पे आते
2015 में आते आते वहां पे क्या कर दिया गया, लोकतंत्र संपूर्ण रूप से वहां पे लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया और वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दी। इस तरीके से वहां पे राजतंत्रात्मक जो शासन होता है वो कैसा होता है, निरंकुश। कैसा होता है, निरंकुश शासन व्यवस्था होती है। इसकी खिलाफत करके वहां पे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सरकार का गठन किया गया, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। और वहां पे हाल प्रेजेंट में जो सरकार है वो कैसी है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार है। और इस तरीके से वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है, जो कि संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान सम्मत वहां अब धीरे धीरे सभी लोगों को वैसी आजादी प्राप्त होने लगी, जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं कायम है। अब हम ये पढ़ते हैं, ये तो चलो इस संविधान के बारे में हमने अध्ययन किया। अब भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान लक्षण मतलब उसकी विशेषता, उसके अंदर क्या है, विशेषता। भारतीय संविधान और उसकी क्या है, मुख्य लक्षण। लक्षण का मतलब होता है विशेषता। अब क्या विशेषता है भारतीय संविधान की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मुख्य विशेषता क्या है। हमारे यहाँ पे भी संविधान नहीं था, लेकिन प्रारंभिक समय के अंदर प्रारंभ से ही हमारे यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि धीरे धीरे हमारे संविधान की मांग पहले ही उठने लग गई। ऐसा अनुमानित है कि 1936 के अंदर हमारे यहाँ पे भी भारत के अंदर भी किसकी जरूरत पड़ रही थी, संविधान की जरूरत पड़ रही थी। संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। और हमने जो उस समय तत्कालीन समय में जो शासन व्यवस्था थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। यहाँ पे अंग्रेज बाहर से आके क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। संपूर्ण शासन व्यवस्था उनके हाथों के अंदर थी और जो शासन व्यवस्था उनके हाथों के अंदर थी वो एक राजतंत्रात्मक का ही प्रतिरूप था। उसके अंदर हमें कोई आजादी नहीं थी, हम अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रख सकते थे। इस तरीके की ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया के अन्य राष्ट्र स्वतंत्र होते जा रहे थे। दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भी जो शासन व्यवस्था है उनका खुद का एक संविधान होके और वहां के नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रताएं थी, इस तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक संविधान की डिमांड उठने लगी। तो 1936 में ये मांग कांग्रेस के द्वारा की जाने लगी। कांग्रेस को महसूस होने लगा कि हमें भी हमारे देश के अंदर भी किसकी जरूरत है, एक संविधान की आवश्यकता है। तो वहीं से धीरे धीरे आग लोगों के अंदर लगने लगी। हमारे बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के सामने डिमांड रखने लगे कि हमारे भारत के अंदर भी एक संविधान की आवश्यकता है। ठीक है। और 1946 तक आते आते 1946 में हमारे यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि कुछ लोगों का योगदान रहा था। 300 लोगों के योगदान के माध्यम से 300 लोगों ने इसमें लगभग यानी अनुमानित हम बता सकते हैं कि 300 लोगों ने इसमें योगदान दिया। और 1946 में हमारे यहाँ पे संविधान की मांग जोर पकड़ने लगी। इसमें संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 के अंदर। और 1946 के अंदर हमारे यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया और कंटिन्यू 3 वर्ष तक हमारे यहाँ पे लगातार क्या हो रही थी, संविधान सभा की बैठकें होने लगी। और उन बैठकों के माध्यम से हम अपनी डिमांड इनके सामने रखने लगे। तत्कालीन समय के अंदर हमारे यहाँ पे शासनाधिकारी कौन थे, अंग्रेज थे। और अंग्रेजों से हम ये डिमांड उठाने लगे। और लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान का निर्माण तो करना था, लेकिन संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का हमें क्या करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। और वो ऐसी चुनौतियां थी जिनका हमें सामना इस तरीके से करना पड़ रहा था कि हमारे यहाँ पे जो समुदाय विशेष के लोग थे, यानी अलग अलग मजहब के लोग थे, सांप्रदायिक आधार पर क्या विभाजित थे, मतलब अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे। भाषा के आधार पर विभिन्नता थी, धर्म के आधार पर विभिन्नता थी। तो यहाँ पे संविधान इस तरीके से निर्मित करना था जिसमें सभी लोगों का क्या समय तो हित समय, सभी लोगों को उसके अंदर अपना विकास कर सके। इस तरीके के हमें ऐसे नियमों की आवश्यकता महसूस हो रही थी। हमारे यहाँ पे कई समुदाय थे, कई भाषा एवं संस्कृति के लोग निवास करते थे।
तो ऐसी आवश्यकता हमें महसूस हो रही थी। संविधान हम बनाए तो सही संविधान, लेकिन उसके अंदर एक धर्म हमारा नहीं था, अनेक धर्म के लोग यहाँ पे रहने वाले थे। उस एकता को भी हमें ध्यान में रखना था कि किस तरीके से हमें इस संविधान का निर्माण करना है। अब ये जो संविधान का जो निर्माण किया जाने लगा था, इसमें हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसमें पहली संघवाद। क्या है? संघवाद। पहली विशेषता है संघवाद। संघवाद से मतलब है कि हमारे यहाँ पे भाषाई आधार पे, संस्कृति के आधार पे, धर्म के आधार पे कई ऐसे राज्य थे, तो अब उन्हें एक जगह एकत्रित किस तरीके से किया जाए। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा है हमारे संविधान में उल्लेखित कि भारत कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। मतलब इन राज्यों से किसका निर्माण हुआ? भारत देश का निर्माण हुआ है। भारत देश का निर्माण इन राज्यों के माध्यम से हुआ है। तो ठीक है। और संपूर्ण संघवाद मतलब संपूर्ण जो शक्ति होगी वो किसके पास में होगी? केंद्र के पास में। संपूर्ण शक्ति संघवाद में किसके पास में होती है? केंद्र के पास में होती है। और केंद्र अपनी शक्तियों का क्या करता है? विभाजन करता है। शक्तियों का क्या करता है? वो विभाजन करता है। और इसके माध्यम से उसकी शक्तियों का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का विभाजन कर रहा है। और हमारे यहाँ पे हम पहले भी कक्षा 6 और 7 के अंदर इनके बारे में पढ़ चुके कि किस तरीके से संघवाद है। और भारत में ये अलग अलग जो धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो उनके आधार पे इस तरीके से इनका निर्माण किया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और विस्तार रूप से हम इसका अध्ययन कल आगे की कक्षाओं में इसमें यानी आगे की क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे।